हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। पीरियोडिक टेबल का, राइट। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने? नहीं करी, वेट। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। चलिए, अब थोड़ा सा जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि अभी हमें पीरियोडिक टेबल को जो है एकदम तरीके से जो है समझना है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें अगर चेंज करेंगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एलिमेंट्स, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको जो है एक बार वापस से स्टडी करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसके अंदर कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स है? कौन बताने वाला है? मैम 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस टेबल, जो हमारा फाइनल टेबल है जिसमें हमने डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स बनाए हैं, पी ब्लॉक के जो है 6 ग्रुप्स बनाए हैं और 2 ग्रुप्स हमने एस ब्लॉक के बनाए हैं, तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने रहते हैं? 18। टोटल पीरियड्स कितने रहते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7। और टोटल ब्लॉक्स कितने रहते हैं? 4, एस पी डी एफ, यही है? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब मैंने जो है पीरियड वाइज थोड़ा एनालिसिस करना है। अगर आप एक पीरियोडिक टेबल को जरा थोड़ा सा विजुलाइज करें, अगर हम लोग, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें पहला ग्रुप है यहाँ पे, हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद, बेटा, मांगे, का, बाप, राजी। फिर आ गया डी ब्लॉक, है ना? उसके बाद आ गया पी ब्लॉक। अब आप पीरियड 1 की बात करिए बेटा। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स दिखते हैं? पूरा ग्रुप 13 से लेकर 17 तक तो पीरियड 1 खाली चलता है ना? 18 में पीरियड 1 में आता है हीलियम, याद है? हीना, नीना और कैटरीना। यस मैम। यस मैम। तो हमारा जो पीरियड 1 में उसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, करेक्ट? So period 1, our period 1 has 2 elements. So first period has 2 elements. So it is the shortest period. Now second period में कितने एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड में अगर मैं चलूं यहां से तो लिथियम, बेरिलियम है, डी ब्लॉक तो है नहीं, और 6 एलिमेंट्स किसके होंगे? पी ब्लॉक के। तो 6 8 होंगे। ये शॉर्ट पीरियड है। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट? वाई 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 वाई? ठीक है। फोर्थ पीरियड में जब मैं जाती हूँ, याद करो, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी शुरू होते हैं। बताया था आपको पीरियड 4 से शुरू होता है डी। तो यहाँ पे डी ब्लॉक के 10, 6 पी ब्लॉक के 2, ये टोटल 18 हो जाएंगे, है ना? समझ रहे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस मैम। फिर मैं आती हूँ फिफ्थ पीरियड पे। फिफ्थ पीरियड में भी 18 होंगे। बट जैसे ही मैं सिक्स पीरियड पे आऊंगी तो सिक्स पीरियड में लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स भी आ जाते हैं, 14 एलिमेंट वो भी आ जाते हैं। तो 18 एलिमेंट तो थे ही, 14 और आके 32 एलिमेंट बने, और सेवेंथ में भी 32 बने। अब मेरा यही मैजिक नंबर्स, अगर आप लोग याद करो तो यही नहीं है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। यस मैम। मैजिक नंबर्स है ना? नहीं तो हाँ, एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स यही तो थे। तो ये मैजिक नंबर्स ही एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सारे पीरियड में। अब सारी चीज ये है, ये मैजिक नंबर कहाँ से आई? बाय फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8। मतलब क्या सोच कर, ऐसा क्या आ गया था दिमाग में मोस्ले के कि उसने ऐसा अरेंजमेंट करा? मेरा सवाल ये है। ठीक है, तो मोस्ले ने ये अरेंजमेंट क्यों करा? ऐसे ही क्यों करा? पहले पीरियड में 4 डाल देता, ये दूसरे पीरियड में कुछ और कर देता। मतलब व्हाई ही हैज डन दिस? So for that you have to understand. I'll give you time to write, but पहले आप समझिए, okay?
उसने ये कहा कि अगर आप कोई भी nth पीरियड बना रहे हैं, फॉर एनी nth पीरियड, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर, किसी भी nth पीरियड में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? ns इन्वॉल्व होता है, np इन्वॉल्व होता है, उसके बाद n-1d इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर n-2f इन्वॉल्व होता है, n-3g इन्वॉल्व होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ा समझिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे नजरें होनी चाहिए सबकी, ध्यान से सुनेंगे एकदम। ये मैंने क्या बोला? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, लेट्स से आप फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पीरियड की बात कर रही हूँ, तो n का वैल्यू 1 हो गया। 1 के लिए सिर्फ 1s ही एग्जिस्ट होता है क्या? नो नहीं होता। तो इसका मतलब जब फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में गया? 1s में गया, और 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 एलिमेंट है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? नो मैम, फिर से हमारे को सुनो, ये अरेंजमेंट क्या है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले उसने बोला nth पीरियड के लिए, मतलब कोई रैंडम पीरियड के लिए ऑर्बिटल्स जो आपको भरने हैं वो इस सीरीज में, पहले ns भरा जाएगा, फिर np भरा जाएगा, फिर n-1d, n-2f, n-3g वगैरह वगैरह। मैं आऊंगी ये n-1d 2 और ये क्या है, ठीक है। बट पहले ये सुनिए कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड की बात कर रही हूं तो n का वैल्यू 1 हुआ, हाँ मानिक? यस मैम। तो 1, n का वैल्यू 1 के लिए तो सिर्फ 1s एग्जिस्ट करता है ना, 1p तो होता नहीं, तो 1p नहीं होता तो ये सब भी नहीं होंगे। ये नहीं होंगे। हाँ, तो सिर्फ 1s होगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है तू? 2। 2, तो इसलिए 2 एलिमेंट है पहले पीरियड में, समझ गया? यस मैम। अब सुन, अब सेकंड पीरियड पे आओ, सेकंड पीरियड से और क्लियर होगी चीजें। सेकंड पीरियड में n का वैल्यू कितना होता है? 2। 2। n का वैल्यू 2 होते ही 2s हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, यस मैम। एग्जिस्ट करता है, करेक्ट? यस मैम। लेकिन n-1d क्या बना? 2 अगर n का वैल्यू रख दूं तो 1d बन गया ना, तो 1d जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। नहीं होंगे। 2s और 2p हुए, 2s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 8। 2 सॉरी, है ना, और p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8. 8। इसलिए 8 एलिमेंट है। समझ आई बात, हाँ या ना? यस Yes, मैम। ma'am. और सुनो, और क्लियर करते हैं। थर्ड पीरियड में चलिए, आराम से लिखिएगा, पहले समझ लो। थर्ड पीरियड, यहां तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा जो अभी तक ना समझ पाया हो, एक्सेप्ट सिद्धांत, क्योंकि ये लेट ज्वाइन करा है। वो मैम समझ में आ गया. ठीक है जी। मैम मेरा बीच में इंटरनेट चला गया था, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कहाँ से बेटा? 1s समझ आ गया था? मैम फॉर एनी पीरियड और किसी भी nth पीरियड के लिए अगर आपको एलिमेंट्स चेक करने हैं तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं ऑर्बिटल्स में। किस तरीके से? पहले ns में आते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर np में भरे जाते हैं, फिर n-1d, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास? फर्स्ट पीरियड का मतलब n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 मतलब 1s ही हो सकता है ना, 1p वगैरह तो कुछ होते नहीं है। यस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगी मैक्सिमम? मैम 2, तो इसलिए 2 एलिमेंट है। ओके। सेकंड पीरियड पे आ जाओ, n का वैल्यू क्या बना? 2, यस मैम। ठीक है। n का वैल्यू 2 भी होगा बेटा, 2p भी होगा, यस मैम। तो 2s हुआ, 2p हुआ। n-1d तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट कर दूं और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1d बनता है, तो 1d तो कुछ होता नहीं है। मैम तो ये n-1 है क्या एग्जाम? n इज द पीरियड नंबर ना, नहीं मैम, ये जो पूरा लिखा हुआ है n-1, ये ऑर्बिटल भरने का सीक्वेंस है। तो अगर 2s है तो 2p है, तो 1d तो नहीं होता ना, 1d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब सेकंड पीरियड में ये वाले ऑर्बिटल तो है ही नहीं ना, तो ये भरना नहीं है। ओके मैम।
ठीक है, तो कौन सी ऑर्बिटल भरोगी? 2s और 2p भरोगी। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट। Yes. ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में n का वैल्यू कितना हुआ? 3. 3 के लिए 3. ऑर्बिटल सीक्वेंस क्या भरने का? 3s 3 3D. 3 ना 3d थोड़ी, No, 3 2D. minus 1 2D. 2d 2d 2D. 2d होता है क्या? 2d एग्जिस्ट करता है? No, ma'am. No, man. तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन 8। 8. 8 एलिमेंट। समझे नहीं समझे? हाँ या ना? फटाफट। सोनाक्षी, Yes, yes, ma'am. पार्वती, ma'am. मानिक, Yes. Yes, ma'am. आयुषी, आर्यन। Yes, ma'am. ठीक है, अब फोर्थ से समझना और अच्छे से शुरू होगा। फोर्थ पीरियड सुनते चलो। 4s, बोलो आगे। 4s के बाद 3D. 3d, और आगे जब तो 2f। 2f तो होता नहीं है, नहीं. मतलब 3d पे रुकते हैं। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2. p के अंदर कितने? 3. 6. d के अंदर कितने? 10। 6. 18. टोटल 18 एलिमेंट। 18. समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी सोनाक्षी जी। मैम आ गई समझ। अब ऐसे ही हाइपोथ है, अब ऐसे ही चलते चलते सीधा पहुंच जाओ। हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा 6th पीरियड पे। 6th पीरियड में क्या होना चाहिए? 6s 60. 6p 60. 5d 5D of 5 पे. 4f n minus 2f है डार्लिंग। Yes, ma'am. माइनस 2f, समझ रही हो? हाँ, सोनाक्षी, मानिक, आर्यन, सिद्धांत, प्रियंका। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, Yes, ma'am. दिशा। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. 6s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में 6, 6. d में 10, 10. f में 14. 14, इसलिए 32 है। तो अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकली पूछूं, समझ रहे हो? हाइपोथेटिकली, अभी तक तो सिर्फ 7 ही पीरियड है। अब मैं बोल दूं हाइपोथेटिकली इतने एलिमेंट्स मैंने निकाल दिए कि मेरे पास जो है 9 पीरियड्स आ गए हैं, तो कितने एलिमेंट्स में 9 पीरियड में लगा सकती हूँ? क्वेश्चन समझिए। इफ hypothetically period 9 can exist, how many elements can be accommodated in period 9? आपको पता है, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूं ना, ये अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं, जो वो आपका जो ऑफबॉस प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, क्वांटम नंबर्स और पीरियोडिक टेबल को जोड़ते हैं कि क्वांटम नंबर्स और पीरियोडिक टेबल कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे उनके वेरिएशंस पे सवाल बनते हैं। ये वो क्वेश्चंस है। ये एक बार समझने की देर है, एक बार समझ लिए ना एकदम परफेक्ट समझ आ जाएंगे। तो अब मैंने बोला हाइपोथेटिकली 9 पीरियड हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर हम कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो 9 हुआ, 9th पीरियड का मतलब हुआ n का वैल्यू 9। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्या क्या एग्जिस्ट करेगा? अभी लिखने पे जोर नहीं दीजिए, समझने पे दीजिए। 9s होगा, Yes, ma'am. 9p होगा, Yes, ma'am. फिर n माइनस 1d है मतलब 8d होगा, Yes, ma'am. फिर 7. n माइनस 2f है मतलब 7f होगा। Yes, ma'am. फिर अब f तक ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या f के बाद अब g एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। 6g भी एग्जिस्ट करता है, याद है आप लोगों को? क्योंकि अगर आपको s के लिए l का वैल्यू 0 रखना होता है, तो l का वैल्यू 1p होता है, l का वैल्यू 2d ऑर्बिटल होता है, l का वैल्यू 3f होता है, तो l का वैल्यू 4 जाएगा ना g के लिए। और अगर l 4 है तो n का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो 5g से एग्जिस्ट होना शुरू होता है, तो ये तो 6 है, तो 6 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कितने बच्चे मेरी बात समझे हैं? Yes, ma'am. हाइपोथेटिकली जा रहे हैं हम, है ना? तो 6g के आगे चलते हैं। 5h, तो अब आप ये सोचिए क्या 5h एग्जिस्ट करेगा? तो l का वैल्यू 5 करेंगे तो h होगा, और n और l सेम नहीं हो सकता, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ या ना?
मैम मेरे करीब 5h वाला तो 5h क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? पहले मुझे बताओ, g ऑर्बिटल एग्जिस्ट कराने के लिए n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? g ऑर्बिटल एग्जिस्ट कराने के लिए n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैम 6। आहा 5, 5 में क्योंकि g के लिए l का वैल्यू 4 है ना बच्चे। ओके मैम। तो अगर l 4 है तो जस्ट n उससे एक बड़ा होना चाहिए ना, बिकॉज l का वैल्यू 0 से n-1 तक जाता है। तो अगर l का वैल्यू 4 है तो n-1 का वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू 5 गया ना। तो 5g से एग्जिस्ट होना शुरू होता है। अब ऐसे ही h के लिए चेक करो, h ऑर्बिटल के लिए l क्या होगा? 5, हाँ या ना? तो n क्या होना चाहिए? 6। तो 6n से एग्जिस्ट होना शुरू होगा, 5h नहीं होगा। नहीं समझी? नहीं समझे मैं दोबारा बता दूंगी, पर पहले बताओ समझ आया नहीं आया? नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि क्वांटम नंबर्स रिवाइज नहीं करे किसी ने। सुनो जरा ध्यान से एक बार फिर से। डी ऑर्बिटल कब एग्जिस्ट करता है? 1d होता है क्या? नहीं। 2d होता है क्या? नहीं। 3d होता है ना? हाँ या ना? यस मैम। क्यों 3d होता है? वाई 3d एग्जिस्ट? क्योंकि l का वैल्यू 0 मतलब s, l का वैल्यू 1 मतलब p, l का वैल्यू 2 मतलब d। तो अगर l का वैल्यू 2 है d के लिए, तो d ऑर्बिटल एग्जिस्ट कराने के लिए n का वैल्यू इस l के वैल्यू से 1 गुना ऊपर चाहिए, 1 यूनिट ऊपर चाहिए होता है। तो अगर d के लिए l 2 है तो जब n 3 होगा तब d एग्जिस्ट करना शुरू करेगा, इसलिए 3d एग्जिस्ट करता है, 1d और 2d नहीं होते। समझे या नहीं समझे? यस मैम। नहीं समझे? आर्यन नहीं समझा? हम आ गए समझ। तिशा? मैम आ गया समझ अब। पक्का? प्रियंका? सोनाक्षी? भाई कोई भी अगर है नहीं समझता प्लीज पूछ लो, नहीं तो सब उड़ जाएगा। अच्छा मैम ये पूछता हाँ बोल। ये 5H को आपने काट क्यों दिया? 5H को 5h एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना बच्चे, सोच। अगर तू 5h एग्जिस्ट कराना चाह रहा है तो n का वैल्यू तू 5 ले रहा है, और h के लिए l का वैल्यू भी 5 है, तो l का वैल्यू तो n से एक कम होता है ना, सेम नहीं हो सकता। एक कम हो 5h एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। ये जैसे हाइपोथेटिकली आपने 9th पीरियड ला ले, उसी तरह अगर हमने पीरियड 10 या 11 में अबे चले हीरो, गए। हाइपोथेटिकली पीरियड बनाया है, क्वांटम नंबर थोड़ी डिस्टर्ब कर देगा। l का वैल्यू 0 से तो n-1 तक जाता है, इसको थोड़ी डिस्टर्ब कर देगा। मैं कह रहा हूँ जैसे अगर हम लोग बाई चांस पीरियड नंबर 10 की बात करेंगे तो L 0 to 9 चल जाएगा ना फिर? हाँ। समझ नहीं आएगा। अरे हेलो। यार तू सुन, पीरियोडिक टेबल को रख साइड में, क्वांटम नंबर पर आ पहले। क्वांटम नंबर याद है? NLM, यस मैम। उस पे आ। अभी पीरियोडिक टेबल को साइड में रख दे, ठीक है? क्वांटम नंबर क्या होते हैं तू बता, क्या होते हैं? n का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है? 1 to 7। अबे n का वैल्यू पीरियोडिक क्वांटम नंबर्स में n तो इंफिनिटी तक नहीं जा सकता। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जा, पीछे चला जा, हैं? पढ़ लिया कर पहले, यस पहले समझ लिया। दूसरी चीज, n का वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1, एजिमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है? हाँ यस मैम। तो अगर n का वैल्यू, ये n पीरियड नहीं है, ये n अभी पीरियड नहीं है, ये n अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है, ठीक है? अच्छा। समझ गया? हाँ यस मैम। n का वैल्यू बोल रही हूँ वो है 3 है, तो l के कितने वैल्यू जाएंगे? 0, 1 और 2। 1 to। तो s हाँ जाएगा। p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है ना, याद आ रहा है? हाँ हाँ याद आ रहा है? आ रहा है? हाँ हाँ मतलब n अगर इज इक्वल टू 3 है तो l की भी 3 निकल जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स। हाँ 3 ऑर्बिटल्स निकलेंगे ना, 3s 3b और 3d, है ना? हाँ निकलेगा। n का वैल्यू अगर मैं 4 करूंगी तो l का क्या वैल्यू होगा? 0, 1, ओ 0 1 2 3, 3। मतलब s p d f, ठीक है? यस मैम। n का वैल्यू 5 करूंगी तो l का वैल्यू क्या होगा? 0, डी 2, 3, 4, 5 6 1 2 क्या ये 4? हाँ 4 तक ही जाएगा। ठीक है? यस मैम। s p
डी एफ जी। तो जी ऑर्बिटल Yes. कराने के लिए n का वैल्यू क्या चाहिए? 5. तो 6g तो बन सकता है ना, जब 5g बन सकता है तो 6g तो बन ही सकता है ना ऑटोमेटिकली। हाँ बन सकते हैं. अब n का वैल्यू 6 पे जा, l का क्या वैल्यू होगा? 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। हाँ. पी डी एफ जी एच। हाँ. तो 5h एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है. समझ रहे हैं? 5h एग्जिस्ट करता है। यस सर. गलत करा क्या मैंने? एस पी डी एफ जी एच, हाँ ठीक है, समझ आ रही है बात? तो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज समझ आ रही है तुझे? हाँ ये आ गया. 5 एग्जिस्ट मतलब 6h एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? यस सर. तो अब मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि h और g कब एग्जिस्ट करेंगे, उसके लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ये समझना है आपको, ठीक है? मेरी ये 6h क्यों बोलोगे आप? तो 5h नहीं l बोलोगे? l का वैल्यू 5 है ना बेटा, l का वैल्यू 5 है, n के हिसाब से चलता है ना ये तो। अच्छा इनके हिसाब से. अबे 3, तो यहाँ पे ओ यार कैसा इंसान है। 3d का मतलब n का वैल्यू 3 और d का मतलब l का वैल्यू 2 ना। तो ये अगर मैं 3d बोल रही हूँ तो n के हिसाब से चलता है ना, 3d 3n है ना उसमें। मतलब n के हिसाब चलता है ना. हाँ हाँ। तो n इज इक्वल टू 5 में 5g होगा ना वो तो फिर तो n og नहीं इक्वल, होगा ना. यार मैं नहीं समझा सकती मानिक तुझे। नहीं मैं इससे n इज इक्वल भाई टू 5 n की की बात कर वैल्यू रहा हूँ. 5 में g का h कहाँ आया? g आया ना, तो 5g एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं तो. अच्छा मुझे कहा 5h बोल रहा है, 5g एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ yes. 5 आया क्या? नहीं आया ना, नहीं है. 5 में तो h आया ही नहीं। हाँ नहीं है. n की वैल्यू 6 में h आया है, ठीक है। हाँ आया. तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि 5h एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ओके. समझ गए? ओहो मैं थक गई, अब मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगी? पहले मुझे बताओ और भी कोई डाउट है क्या? समझ आ गया कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? मैं छोटा सा डाउट भी पूछ सकता हूँ ना. हाँ कोई ऑप्शन है क्या? बोल। हाँ, मतलब जैसे मैं पूछ रहा हूँ जैसे पीरियड 1 में पीरियड 1 मतलब n इज इक्वल टू 1 इसका मतलब एक ही शेल होगा है ना. एक हेलो. शेल होगा, हाँ फर्स्ट शेल है, उसमें 1s ऑर्बिटल होगा। तो ये जो हीलियम है, हीलियम तो नोबल गैस है तो यानी उसके ऑक्टेट ऑक्टेट से कंप्लीट होगा तो मतलब उसमें ग्रुप 8 का मतलब यानी कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना तो उसमें. एक मिनट, क्या? नहीं हीलियम के अंदर ग्रुप 2 18 का. इलेक्ट्रॉन ही होते बेटा, 8 कहाँ से आ गए? नहीं ग्रुप 18 का तो मतलब ये है ना कि वो लास्ट ग्रुप में 8 होना फिर तो कंफ्यूज हो गया। ग्रुप 18 में मैंने तुझे बताया था हीलियम रख दिया जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, हाँ ये मैं भूल गया इस पे वो ठीक है. है ना? ओहो यस. हाय भगवान जी। चलो भैया ये अब ये झमेला छोड़ो, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि मुझे 6g तक रुकना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. एस में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हो? 2, पी में डालते हो 6, डी में डालते हो 10, एफ में डालते हो 14, जी में कितने डालोगे? मैम 18. जी में कितने डालेंगे भैया? 18, हाँ या ना? यस मैम. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए ऐड कर लो, 18 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 कितने हुए? मैम 50. 50 एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर। कितने बच्चे समझ गए? इसमें में हाइपोथेटिकली है ना मतलब ऐसा है तो हाँ नहीं ना. नहीं, पीरियड तो 7 तक ही होता है ना पीरियोडिक टेबल पर, अगर और सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए और पीरियड 9 तक पहुंचने पड़ा तो पीरियड 9 में 50 एलिमेंट डाल पाएंगे, अच्छा ये मतलब है कहने का, ठीक है। अब जरा ठीक है. मैं अपने गले को रेस्ट दे रही हूँ, तुम जरा लिख लो। कहाँ से लिखना है? शुरू से? यही से लिखना है ये तो क्या और लिखा है nth ये? पीरियड ना? नहीं इसके शायद ऊपर से लिखना है. यहाँ से? एक सेकंड में देख सकता हूँ. हाँ ये बस ये मैजिक नंबर्स. चलो मैं एक और लास्ट
लास्ट एक पूछ रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछना, नहीं तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी, गलत बताया तो क्लास से बाहर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। पार्वती को समझ आ गया? Yes, ma'am. आकृति, Yes, ma'am. आयुषी, Yes, ma'am. भूमि, भूमि, Yes. तिशा, Yes, ma'am. सिद्धांत, आर्यन, Yes, ma'am. मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, सोनाक्षी क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और सैटरडे को देना है तुझे टेस्ट मोल का, या फिर संडे को मोल और एटॉमिक? Ma'am, Sunday. संडे। Yes, ma'am. मैम थोड़ा और नीचे कर दो। यहाँ तक लिख लिया सबने? अच्छा मैम, हाँ बेटा। नहीं जैसे अभी वो 11th का आ गया ना, वो टर्म 2 का जो सिलेबस आ गया ना। हेलो हाँ 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 हाँ। मैं वो स्कूल वाली मैम बोल रही थी, ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो बोलते थे कि जो नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है ना, वो हट गए वैसे। अरे ये तो करते रहते हैं ये। स्कूल का तो सिलेबस कुछ भी नहीं है। तू कौन से स्कूल, सीबीएसई से है? मैं सीबीएसई का हूँ ना। अरे बकवास है, सीबीएसई में जितना पढ़ाया ना उसका 10th पोर्शन भी नहीं है सीबीएसई में। यस मैम। 1/10 भी नहीं है उसका। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब तो हमें तो नहीं छोड़ना है ना। ना ना बेटा, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं ना तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो सब पढ़ना है। ये क्या मतलब हर साल सिलेबस ऐसे नया नया कुछ आता है तो क्या? नहीं एक्चुअली क्या है, एक्चुअली पहले पहले तो ये बता, तू जेई की बात कर रहे हैं नीट की? मैं तो स्कूल की बात कर रहा हूँ। देखो स्कूल में क्या था, जो सिलेबस है ना वो सीबीएसई का फिक्स था, लेकिन जब से ये 2 साल में कोविड हुआ है ना, 2021 में, इन्होंने ना सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है।
वो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस है बट कंपटीशन का नहीं हुआ, तो इसलिए अब वो मिसमैच हो गया कि सीबीएसई में कई चीजें ऐसी है जो नहीं पढ़नी बट कंपटीशन में सब पढ़ना है, बट पहले ऐसे नहीं था, अभी वो कोविड के चक्कर में हुआ है। ये ऐसा क्यों कम क्यों कर रहा है? क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो जैसे बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे मतलब इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, या जो टीचर स्कूल के नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, या फिर जो भी है, तो वो बच्चे पूरा सही से पढ़ नहीं पा रहे ना, इसलिए बोर्ड वालों ने सिलेबस कम कर दिया है। अच्छा। मतलब पहले बोर्ड वालों ने किया था 12th में ना, बट इस साल आई थिंक 11th में भी कर रहे हैं। लास्ट हम जो था ना, मतलब वो सिर्फ 10th और 12th का कम हुआ था। हाँ यस मैम, दोनों में कम हुआ था। अब इस बार तो इनफैक्ट जो लास्ट ईयर हुआ है तब तो पूरे पूरे चैप्टर उड़ा दिए बोर्ड से ना, यस मैम। 4 चैप्टर उड़ा दिए, और वो भी पता है कौन से इतने इंटेलिजेंट काम किया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा आते हैं ना, वही उड़ा दिए। हाँ एक तो कार्बन भी हटाया था 10th में। हाँ, और फिर लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम बोर्ड पढ़ते पढ़ते कंपटीशन निकालेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो हो गया, ये आगे स्लाइड करूं? यस मैम हो गई तो। मैम 2 मिनट। चलो 2 मिनट, थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ। मैम ये भी लिखना है ना, ये जो अभी आपने मुझे एक्सप्लेन किया था n = 6 तो n = ये 5 वाली, तेरी श्रद्धा है, मतलब एक मिनट लिख लेता हूँ। मैं तेरे को समझाने के लिए किया था, अब भूल मत जाइए दोबारा से। अच्छा मैं फिर एक मिनट लिख लेता हूँ। हो गया, चलें आगे। तो मैम बस एक मिनट 1 मिनट नहीं खत्म होता है। मैम ये जो साइड में 50 एलिमेंट्स लिखा है ये किसका है? ये आंसर है ना इसका, हाइपोथेटिकली 9 पीरियड वाले क्वेश्चन का। ओके मैम। अच्छा मैम, हम्म। जैसे हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, जैसे अभी हमने n = 6 करा तो हमारे पास l = 0 to 5 आ गया, और 5 का हमारा ऑर्बिटल था हमारा h, है ना? 5 के लिए ऑर्बिटल था h, हाँ। तो अगर हम लोग n = 27 या 28 तक चले जाएंगे, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे तब तक अरे तो? तो फिर पूरा एबीसीडी खत्म कर दो, आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हाँ वही पूछ रहे हो ना, वो सारे खत्म हो गए फिर क्या हाँ, करेंगे? फिर कोई और नेम ले लो, ए डैश बी डैश कुछ ऐसे करके ले लो। अच्छा ऐसे है। मतलब इनके नाम से तो अपन को वैसे जनरली मतलब नहीं है ना, एच बोलो या कुछ भी बोलो, है ना। अच्छा डन। यस। यस मैम। Yes, ma'am. ओके फाइनली। चलो भैया, तो अभी हमें ये समझ आ गया कि अगर हमें आपको एलिमेंट्स दे देंगे तो आप जैसे मैंने बोल दिया 9th पीरियड है तो कितने एलिमेंट्स होंगे आपने बता दिया। अब ऐसे ही एक और बड़ा अच्छा सवाल करते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे। अब ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है, इफ हाइपोथेटिकली 4 वैल्यूज ऑफ spin quantum numbers are allowed, then how many elements will exist in 5th period? Who can just tell me the approach कि spin quantum number को number of period से क्या करना है, मतलब कैसे relate करना है? मैम पहले 2 थे। तेरी आवाज चलो। क्रैक करती है, तेरे इंटरनेट खराब है। मैम पहले तो पहले 2 एस ब्लॉक में सिर्फ 2 हाँ। एलिमेंट थे, बट इस बार 4 हो जाएंगे। शाबाश, प्रिंस भी ऐसे ही कुछ बोलना चाह रहा है।
यस मैम। यही बोलना चाह रहा है ना कि अब मैम रिपीट कर दो, बोल। पहले एस में 2 आते थे, अब 4 आएंगे। हाँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे समझ पाए? नहीं समझे, मैं समझा रही हूँ, सुनो भाई। 4 स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? पहले स्पिन क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं अपने पास? 2 ही होते हैं ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ, है ना जी। और इसलिए मैं Yes, ma'am. बक्से में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकती हूँ, isn't it? So any orbital can accommodate maximum of 2 electrons because we have 2 values of spin quantum number. अगर 4 वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की अलाउड हो गई तो अब हर बक्से में मैं 4 इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबली प्लेस कर पाऊंगी। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? यस मैम। हाँ जी, मैम, नहीं दिशा, आई। प्रिया, नहीं समझ आया। सुनो, जैसे अगर मैं बात करती हूँ आपकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिथियम की, तो लिथियम को 1s2 2s1 लिखते हो ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. क्यों लिखते हो ऐसे? आप हर बक्से में s में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों डालते हो? वाई? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, है ना? Yes, ma'am. तो अगर मैंने 1s के अंदर 2 रखे हैं तो हम लोग इसलिए 2 रखते हैं ताकि n l m तो सबका सेम है, बट इसका स्पिन प्लस हाफ हो जाता है, इसका माइनस हाफ हो जाता है, तो इनके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। करेक्ट? Yes, ma'am. अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास 2 स्पिन क्वांटम की वैल्यू नहीं है, मानो 4 स्पिन क्वांटम नंबर अलाउड है। तो अगर 4 स्पिन क्वांटम नंबर अलाउड है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रख देगी ना। चारों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट ही नहीं होगा। एक ऑर्बिटल में आराम से 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएंगे, चारों के क्वांटम नंबर्स डिफरेंट रहेंगे, चारों एक साथ रह पाएंगे। समझ आई बात? नहीं आई? नहीं आई? अच्छा मैम, एक का वैल्यू प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ हो जाएगा। नहीं, उसने कहा कि 4 अलाउड है, 4 अलाउड कुछ भी हो सकता है, एक +3/2, एक -3/2, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, ऐसा कोई भी 4 मान लो, अच्छा। है ना? तो जब 4 और मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि जितने स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं ना, हर बक्से में मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन ही प्लेस होते हैं। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखवा रही थी तब भी बताया था। तो आपको ये समझना है कि अब क्योंकि 4 स्पिन क्वांटम नंबर अलाउड है तो हर बक्से में अब 2 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जहां आप कहते थे s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, अब उसके 2 गुना 4 हो जाएगी। आप कहते थे कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, 2, अब 4 आएंगे। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, 6 आते थे ना, याद करो। पर अब यहाँ पे भी 4, इस बक्से में भी 4, इस बक्से में भी 4, तो कितने आएंगे? 12। समझ रहे हो, हाँ या ना? तो यस जितनी मैम। भी आपकी सारी कैपेसिटीज अब डबल होती जाएंगी। ठीक है? तो 5th पीरियड के लिए अब आ जाइए काम पे। 5th पीरियड के लिए कौन से ऑर्बिटल भरोगे? 5s भरोगे, 5p भरोगे, 4d भरोगे। 3f तो होता नहीं है, मतलब 4d तक शांत रहना पड़ेगा। s के अंदर 2 जाते थे, अब 4 जाएंगे। p के अंदर 6 जाते थे, अब 12 जाएंगे। d के अंदर 10 जाते थे, अब 20 जाएंगे। मतलब जितना भी आपका आंसर आता था उसका डबल हो जाएगा। आंसर आता था 18, अब आएगा 36। समझ आई बात, हाँ या ना? यस मैम। तिशा, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। प्रियंका, यस मैम। पक्का? भूमि, यस मैम। सोनाक्षी, आर्यन, यस मैम। यस। मानिक, यस मैम। पिंकी, Yes, ma'am. पार्वती। Yes, ma'am. अति उत्तम, नोट कर लो। तो ये 2 बहुत खतरनाक वेरिएंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने जो है बात करी।
आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर ग्रुप पढ़ते हैं और फाइनली टुवर्ड्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चलते हैं। नोट कर लिया सबने? चलें आगे। यस मैम। चलो let's talk about characteristics of each block of periodic table. तो सबसे पहला आता है हमारा एस ब्लॉक जी। एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है, NS 1 से 2, NS 1 से 2 है ना। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक है इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। As per the configuration, helium should be present in S block, but it is present in group 18 because its property matches with group 18. तो ये यहाँ लिख लो, इससे पहले आप भूल जाओ। मानिक जी है ना? क्या मैम? तू एक बार में क्यों नहीं सुनता? नहीं, क्या लिखना है, क्या वो मैं पूछ रहा As हूँ, per आप the लिख लो। configuration of helium, it should be S block, isn't it? यस मैम। But it belongs to group 18 because its property matches with noble gas. So present in group 18. एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इकलौता नॉन मेटल है एस ब्लॉक में, बाकी सारे के सारे मेटल हैं। ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन एक क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ग्रुप 1 जो होता है एस ब्लॉक का, उसे बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन इज, अब ध्यान से सुनना जी, हाइड्रोजन इज ग्रुप 1 एलिमेंट बट नॉट एल्कली मेटल। ये कितने बच्चे समझ पाए? Yes, ma'am. तो अब देखो वो कैसे कंफ्यूज करेंगे, वो पूछेंगे नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। तो जब बोला जाए ना नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स गिन लिए, लिथियम से गिनिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6। बोले नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स 7 इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। समझ गए? मैम ये क्या मतलब इसका? H इज ग्रुप 1 एलिमेंट बट एल्कली मेटल, बट मतलब? नॉट एल्कली मेटल लिखना था, बट नॉट एल्कली मेटल। अच्छा। 1 का तो है बट मेटल नहीं है ना, तो एल्कली मेटल्स तो नहीं बोल सकते उसे, है ना। तो जब एल्कली अच्छा। मेटल बोल रहे हैं तो लिथियम से गिन रहे हैं, बट ग्रुप 1 को बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन से गिन रहे हैं। तो ग्रुप 1 में 7 एलिमेंट है, लेकिन एल्कली मेटल्स अगर बोला जाए तो 6 ही एलिमेंट्स है। दे आर जनरली सॉफ्ट एलिमेंट्स। तो ये एल्कली मेटल्स होते हैं और जनरली सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये सब छोटी छोटी सी बातें जो हैं हमें एस ब्लॉक के बारे में पता होनी चाहिए।
मैम एल्कली मेटर का मतलब? वापस से, किसका मतलब? मैम एल्कली मेटर। एल्कली मतलब बेस होता है बेटा। तो एल्कली मेटल इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, वो पानी में बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, वाई आर दे कॉल एल्कली मेटल? एल्कली मीन्स बेस। Why are they called alkali metals? Because their oxides and hydroxides are basic. Are basic. तो जैसे सोडियम है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड Na, सब लोग जानते हैं ना, एज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ है ना? तो सोडियम का है ना, वैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, ठीक है, KOH भी बेस है। तो इन सब के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, इसलिए इनको एल्कली बोला जाता है। एल्कली मतलब बेस, तो एल्कली मेटल्स, ठीक है जी, हाँ या ना? यस। सिमिलरली ग्रुप 1 को अगर हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं ना, तो ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये नोट कर लिया यहाँ तक सबने? स्लाइड कर दो ऊपर। मैम बस 1 मिनट। यस हो गया। आर्यन हो गया? मैम बस लास्ट में लिखो। लिख लो लिख लो। मैम हो गया। नाम आते हैं इस वाले पॉइंट पे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkaline earth metal, कॉल्ड alkaline earth metals। इसका क्या मतलब है? क्या कर रही है? देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या मतलब है? एल्कलाइन मतलब एल्कली, अर्थ मतलब दे आर फाउंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है, वो याद रखेंगे सारे बच्चे। एल्कली का मतलब मैंने आपको बताया ना, बेसिक, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड शुड बी बेसिक। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही होते हैं। इसमें ये सारे के सारे ग्रुप 2 हैं, लेकिन जब मैं बोलूं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो बेरिलियम इज नॉट कंसीडर्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे शुरू होते हैं मैग्नीशियम से और रेडियम पे खत्म होते हैं। बेरिलियम इज नॉट कंसीडर्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम इज नॉट कंसीडर्ड as alkaline earth metal but considered as group 2 element। तो वो ग्रुप 2 है बट अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों? वाई? बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फ्रोटेरिक, इट्स नॉट बेसिक। एम्फ्रोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों। तो ये जो है ना, इसका ऑक्साइड एम्फ्रोटेरिक होता है, बेसिक नहीं होता है, इसलिए बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता, बट ग्रुप 2 बोला जाता है। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कितने हैं भैया? 6। ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसमें से कितने हैं? सिर्फ 5। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? यस मैम। ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये डायरेक्ट सवाल आती हैं, और अगर ये फैक्ट्स आपको याद हैं, आपको कुछ नहीं करना, विद इन 1 सेकेंड आप आंसर करेंगे और फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं फैक्चुअल, जिसे हम लोग बोलते हैं, बस वो बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको फैक्ट याद रखने की जरूरत है, और ये आपका टाइम बचाते हैं कंपटीशन में। टाइम बचता है तो मैथ्स में, फिजिक्स में वो टाइम यूज होता है जहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो केमिस्ट्री को बोला जाता है, अगर आप किसी भी उससे बात करेंगे ना, जो एग्जाम देने जा रहा है 12th का बच्चा या फिर
ड्रॉपर के बच्चे से, तो उनका फीडबैक लेते हो तो हमेशा बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री एक वरदान सब्जेक्ट है। वरदान है क्यों? क्योंकि वहां पे ना सारा न्यूमेरिकल नहीं आता, कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ फैक्चुअल है, कुछ कंसेप्चुअल है। तो जब फैक्चुअल चीजें आती है ना, मतलब वो सेकंड्स में आंसर होते हैं, टिक टिक पता है, टिक 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 लगाते चलो, टाइम बचता है। हार्डली 25 क्वेश्चन को कई बार अगर बहुत सारा इनऑर्गेनिक आता है तो हार्डली आधे घंटे में बच्चा केमिस्ट्री कर देता है, 1 घंटे की बजाय। तो आधे घंटे में अगर केमिस्ट्री निपटा रहा है, आधा घंटा बच रहा है, तो आराम से मैथ्स के लिए, बायो के लिए या फिजिक्स के लिए जो भी चैप्टर है उसको यूज करो, ताकि न्यूमेरिकल्स आपके ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। समझ आई बात? हाँ या ना? तो ये फैक्ट्स याद रखने बहुत जरूरी है। क्लियर? नोटेड? चले आगे? नोटेड? यस मैम। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 चलता है। सो वी हैव द ग्रुप नंबर 13 to 18। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आता है। पी ब्लॉक जो है उसमें मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स सब हैं। तो पी ब्लॉक कंप्राइजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑल। तो जैसे एस ब्लॉक में क्या थे? सारे मेटल्स थे, है ना? पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सारे के सारे जो हैं हमारे प्रेजेंट है। Now, how many of you know what metalloids are? हाँ जी। Properties of both metals and non-metals. Yes, so they show the properties of both metals and non-metals, है ना? So अगर आप P ब्लॉक की बात करते हैं तो P ब्लॉक में जैसे अगर हम लोग सारे ग्रुप्स को एक एक करके भी एनालाइज करें तो भी आप कई कई मेटलॉइड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो हम आगे भी जब ऐसे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आता जाएगा कि कौन कौन मेटलॉइड्स है, कौन कौन मेटल्स हैं। हम लोग उनको भी जो है देखेंगे। ठीक है जी, यस मैम। ये चलते हैं। पी ब्लॉक को जरा एक बार बना के देखते हैं। हमारा पी ब्लॉक जो है, जैसे हमने कहा कि भैया 13 से 18 है, तो 13 का क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, उस से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, हीना, नीना, अब यहां देखिए, यहां पे जनरली अगर आप देख रहे हैं यहां से यहां ये सारे नॉन मेटल्स जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ नीचे के एलिमेंट्स कंसीडर करूं वो मेटल्स हो जाते हैं। तो ऊपर वाले ऑलमोस्ट सारे हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं, नीचे वाले हमारे थोड़े से क्या बन जाते हैं? मेटल्स जैसे हो जाते हैं। ऊपर वाले सारे हमारे क्या रह जाते हैं? नॉन मेटल्स हो जाते हैं। अब इनमें मेटलॉइड्स कुछ रैंडम डायरेक्शंस में अगर हम चलते हैं तो हमें मेटलॉइड्स मिलते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ये जो मैंने ऑरेंज से मार्क करे ये जनरली हमारे मेटलॉइड्स रहते हैं।
नीचे की तरफ मेटल्स, ऊपर की तरफ नॉन मेटल्स। तो आप देख रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे के सारे हमारे पी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। क्या बोला था मैंने? देखो ऐसे ही बन जाएगा ना, वो तो ऐसे ही बन जाते हैं, बनेगा ना। अरे मैं बोलो गर्म पानी में उबालते उबालते ठंडा पानी डाल देते, एक सीटी देके ठंडा पानी डाल दो उसके अंदर। क्लियर है? चलें आगे। मैम ये जो आपने बॉक्स, मैम जो आपने बॉक्स बना रखे हैं वो सारे मेटलॉइड्स हैं? मेटलॉइड सारे ऑरेंज बॉक्स। एक तो मैं अपनी एक मैम ये जो ये चाहिए ये नाना पापा आंटी सभी वहाँ जो बीमार वाला है ना, हाँ ये बिस्मत। क्या ये बीआई में है आपने? हाँ बीआई है ना, बिस्मत। बिस्मत इज अ मेटल। आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक है। सो दो टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी में आलू टमाटर तरी वाली, हाँ तो भी तरी वाली आलू टमाटर, उसमें प्याज थोड़ी डलता है, बिल्कुल से डलता है। डलता है और क्या? अगर नहीं डलवाना तो मत डलवा, दो नहीं डलवाना। टमाटर प्यूरी करके बना दो। नोटेड? यस मैम। चलो, सो दिस इज पी ब्लॉक। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक दूसरा नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो डायरेक्ट पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव? So S and P block elements are called representative elements. Very important to note. D block. D block का characteristic. So D block में हमारा क्या होता है? Last electron enters d orbital. General configuration is n-1d ns 1 से 2। ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। सारे के सारे जनरली क्या है? मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स। ठीक है जी, चलें आगे। मैम एक बार पी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन दिखा दो। ठीक है, ग्रुप नंबर है और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है। ओके मैम। अब आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आप लोगों को भी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, लैंथेनाइट सीरीज लेटर ऑन करेंगे, बट एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम लोग कर लेते हैं। एफ ब्लॉक इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे जनरली पूछा जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजें 12th में भी रिपीट होंगी, तो अभी इतने आप डी ब्लॉक तक अभी अच्छे से याद कर लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ डाल के मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। जब आपको डी याद हो जाएगा और आप चाहेंगे तो मैं एफ बता दूंगी, एफ के भी निमोनिक्स है हमारे पास, बट अभी जरूरत नहीं है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा n-2f 1 to 14, n-1d 0 से 1, ns2। जहां पर भी आपको अंदर f 1 से 14 दिख रहा है, n-1d 0 से 1 दिख रहा है, ns2 दिख रहा है, इसको f ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आता है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की बात करी थी, तो याद करो मैंने आपको बताया था इस सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप 3 पीरियड 6 और 7 में डिवाइड किया गया है ना। तो सारे एलिमेंट ग्रुप 3 पीरियड 6 के जो होते हैं उन्हें लैंथेनाइड सीरीज बोल दिया जाता है,
और इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से चलता है? 58 271, ये भी याद रखना जरूरी है। और सारे एलिमेंट्स जो भी ग्रुप 3 पीरियड 7 के होते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है? एक्टिनोइड। वो होते हैं हमारे 92 103। ठीक है, अब यहां तक समझ आया सबको? हाँ या ना? यस मैम। अब सुनो, यहां तक सारी चीजें ऑन द टिप्स आने के बाद लेट्स से मैं आपसे बोलूं प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक, प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 110। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। पहले ये बताइए, सबने ऊपर वाला नोट करा है? हाँ या ना? नाम कर रहा हूँ। पहले नोट करो फिर बात करते हैं। हाँ जी बताओ। इनको बोला एक और चीज भी लिखाना, लिख लिया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ये भी लिख लीजिए। इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर ट्रांजिशन जो होते हैं उनमें भी बहुत सारी वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक पॉइंट अभी लिख लो, डिटेल में बाद में जाएंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी नहीं बता रही, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह का वो है, झोल है, तो अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बस अभी आप एज अ फैक्ट याद रखिए, लेटर ऑन जब ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे तो अपने आप समझ आएगा। और आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दो लाइनें और ऐड करिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक आर इनर ट्रांजिशंस, डी ब्लॉक आर ट्रांजिशंस। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशंस। Noted? Yes, ma'am. चलिए फाइनली टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। अगर मेरे को ऐसे बोल दिया जाए कि यार 110 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, बताओ पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, तो कई बच्चे जिनको लॉजिक नहीं समझ आ रहा वो ये सोचेंगे मैम 110 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको ये चेक करना है कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एक्टिनोइड सीरीज जो है बेटा वो 103 तक जाती है, हाँ या ना? यस मैम। और एक्टिनोइड के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहे हैं। आपको जाना है 110 पे, मतलब आपको 7 एलिमेंट्स आगे और जाने, हाँ या ना? मतलब 7 ग्रुप आगे बढ़ जाओ। तो 7 ग्रुप आगे बढ़ते ही आप सीधा से समझ पाओगे कि 110 वाला कौन से ग्रुप में रहेगा। 7 ग्रुप बढ़ के आगे 10 ग्रुप में रहेगा, हाँ या ना? कितने बच्चे समझ पाए मेरी बात? नहीं समझे?
मैम समझ गए नहीं समझ गया। समझा मैम नहीं एक है? बार फिर से बताते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप पहले मुझे बताइए, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं तो आप क्या सोचोगे? 110 एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप पीरियड नंबर क्या होगा, कैसे पता करेंगे? दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है ये बताओ। मैम कॉन्फ़िगरेशन। मैम कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ओके। और कोई? हाँ जो 110 के जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो 110 के पास जो ज्यादा पास होगा उसके हिसाब से, जैसे आर्गन का भी हम लोग, जैसे आर्गन के आगे वालों को हम लोग रेफरेंस देते हैं ना, आर्गन फिर हाँ उसके आगे का हम लोग वैसे हाँ रखते हैं कि हाँ, उसके तो आस मतलब वही ना, कहने का मतलब या तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो या फिर सबके एटॉमिक नंबर चेक करो, पूरा पीरियोडिक टेबल बनाओ, चेक करो 110 के आसपास कहाँ आ रहे हैं, है ना? हाँ मैम शायद कुछ याद रखने पड़ेंगे, जैसे अभी आपने बोला ना एफ ब्लॉक वगैरह सब ये याद रखने उसके। पड़ेगा ना बेटा, ये दोनों याद तो रखने पड़ेंगे ना, ये वाले। हाँ उसके सहारे हाँ थोड़ा ये यस, फॉलो। ये दोनों याद रखने जरूरी है। तो इसके सहारे आगे बढ़ेंगे, तो इसके सहारे कैसे आगे बढ़ेंगे? मैंने आपको बताया एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ तक जा रही है बेटा, कौन से एलिमेंट पे खत्म हो रही है एक्टिनॉइड? 90 से 103 तक जा रही है ना? तो यस मैम। 3 एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट है एक्टिनॉइड सीरीज का, ठीक है? और एक्टिनॉइड सीरीज कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है बच्चे? कौन से ग्रुप से बिलोंग? थर्ड ग्रुप। राइट। एफ ब्लॉक। तो 103 जिसका एटॉमिक नंबर 103 है वो थर्ड ग्रुप में है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 110 है, कितना आगे हुआ? 7 एटॉमिक नंबर आगे गया ना। तो हर एटॉमिक नंबर के लिए एक एक ग्रुप आगे जाते हो ना आप। जैसे आप लिथियम है, ये ग्रुप 1 है, तो बेरिलियम एक एटॉमिक नंबर ग्रुप 2 हो गया, तो हर एलिमेंट के लिए एक एक ग्रुप आगे जाते हैं ना। तो जब ये एटॉमिक नंबर 103 वाला ग्रुप 3 में है, तो 110 वाला कितने एटॉमिक नंबर आगे हुआ? 7। ग्रुप नंबर में 7 ऐड कर दो, ग्रुप नंबर में 7 ऐड करती कौन सा ग्रुप पहुंच गया? 10 पहुंच गया, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो 10th ग्रुप यस मैम। कौन सा ब्लॉक? याद करो 10th ग्रुप कौन से ब्लॉक में बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक। डी। शाबाश। अच्छा, अब एक पीरियड तो सेम ही है ना भाई, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीरियड तो एक्टिनॉइड सीरीज का पीरियड नंबर 7 है। अब लेफ्ट से राइट ही तो जा रहे हो, बस 7 नंबर आगे करो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, मतलब पीरियड तो 7 ही रहेगा। समझ आई बात? नहीं आई? सो इट्स लाइक आप थोड़ा सा विजुलाइज करें पीरियोडिक टेबल को ना, इस प्रकार से। ये आपका पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ पर है आपके एक्टिनॉइड, ठीक है? तो ये ग्रुप 3 है, उसके बाद 4 आता है, तो 103 यहाँ खत्म हुआ है, तो आगे ऐसे ही तो जाओगे ना, तो जाके 110 यहाँ मिलेगा 10th ग्रुप में। तो जब मैं ऐसे ही तो जा रही हूँ लेफ्ट से राइट, मतलब पीरियड नंबर तो एक्टिनॉइड का ही रहेगा, पीरियड 7। कितने बच्चे समझ गए? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुई बात? यस मैम। अब एक से हम आगे बोल देते तुम्हें, सोचो। मैंने बोल दिया एटॉमिक नंबर 115 कहाँ जाएगा? इसके आगे 5 बढ़ाओगे, है या ना? मैम ग्रुप 15। ग्रुप 15 में जाएगा, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। लेफ्ट से राइट ही जा रही, पीरियड 7 रहेगा। तो 15 मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक। यस बी ब्लॉक। शाबाश, सुनते रहो। एटॉमिक नंबर 118 कहाँ जाएगा? ग्रुप 18, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पीरियड 7। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। अब सुनो, एटॉमिक नंबर 120 कहाँ जाएगा? भाई जब 120 पर पहुंचे, 18 यहाँ एंड पर है ना, पीरियड 7 के एंड पे है ग्रुप 18, है ना? तो अब 119 और 120 मतलब अब आपको नीचे जाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द पीरियड नंबर ऑल्सो, इजंट इट? यस मैम। और यू हैव Yes, टू गो बैक ma'am. टू 1 ग्रुप। तो 1 ग्रुप वाला 119 हुआ, 120 हुआ, ग्रुप 2 ग्रुप 2। हुआ, और पीरियड नंबर अब आपका 7 की बजाय क्या हो जाएगा? 8। 8। इस ब्लॉक। समझ आ रहा है, हाँ या ना? यस मैम। लास्ट वाला ऐसे सेशन रिलेट करना है। हाँ मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। ये मैम ग्रुप 2 में क्यों है? हाँ ये ग्रुप 2 में क्यों है? 118 कहाँ पहुंच गया? ग्रुप 18 में पहुंच गया। हाँ पहुंच गया। तो ग्रुप 18 तो लास्ट ग्रुप है ना, इसके आगे तो ग्रुप नहीं होता ना। कोई ग्रुप नहीं होता। टेबल में तो 18 ही ग्रुप है ना।
119 कहाँ जाएगा? नीचे अच्छा अब फिर फिर अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में बोल रहे नीचे चला जाएगा ना। हाँ, तो पीरियड 7 के बाद फिर पीरियड 8 में चला जाएगा, 118 119 120, फिर पीरियड ग्रुप 2 में चला जाएगा, पीरियड 8 में। अच्छा इसलिए फिर वो पीरियड बढ़ा देंगे ये लोग। हाँ, पीरियड नीचे, क्योंकि अब नीचे आ पीरियड गया ना, बढ़ा क्योंकि देगा। आगे तो जा नहीं सकता ना, 18 से आगे कौन सा ग्रुप है भाई? हाँ समझ आई बात? तो ये आज की क्लास घर जाके सबको रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में अच्छे से समझ आएगा कि कैसे क्यों क्यों कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिमेंट रखे गए हैं। समझ गई? पिंकी को समझ आ गया? Yes, ma'am. प्रियंका, तिशा, क्लियर है बच्चा? यस मैम, समझ आ गया। Yes, ma'am. चलो शाबाश, नोट कर लिया। आर्यन, सिद्धांत, यस मैम। चलो ये हुआ हमारा कि हमने कैसे कैसे एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को जो है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा और डिटेल में आगे चलते हैं। नोटेड? यस मैम। फाइन। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने पूरे तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल को डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करी है कि पीरियड में इतने एलिमेंट्स क्यों होते हैं, ग्रुप में इतने एलिमेंट्स क्यों होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स कहाँ हैं, मेटलॉइड्स कहाँ हैं, ये सब हमें एक बार करना है। अब हम आते हैं फाइनली टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल। अब हमारा खत्म है, अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को याद है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में जरूर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाँ मानिक? हाँ मैम, जैसे कि आयनाइजेशन, एनर्जी टाइप नहीं, साइज। क्या मतलब कि वो कि डाउन द ग्रुप एंड राइट साइड में क्या बोलते हैं? हाँ, लेफ्ट टू राइट इन अ उसको डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस साइज, हाँ हाँ डिक्रीजेस साइज, है ना। हाँ अब यही हमें सब पढ़ना है और डिटेल में। अब यहाँ क्या आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास स्मॉल स्टिकॉन्स होंगे, स्टिकॉन्स या फिर स्मॉल कोई एक छोटा सा राइटिंग लीजिए, क्योंकि जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें मैं जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस फॉलो आएंगे, ठीक है। वो सारे एक्सेप्शन से ही सवाल बनेगा, तो वो सारे एक्सेप्शंस को जो है एक जगह हमें जॉट डाउन करके लिखना है। नोट्स तो बना ही रहे हैं हम, नोट्स तो बनाने ही है, लेकिन उसके अलावा ये जो इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं ना, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So when we read inorganic chemistry, we come across a lot of facts. And एक दिन बैठ के मैं कहूँ कि मैं फैक्ट याद कर लूँ सारे और पेपर में जाके वॉमिट कर दूंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। These facts are, embedded in our brain through a period of time. एक टाइम स्पैन लगेगा, आपको धीरे धीरे चीजें याद होंगी। तो there would be a lot of exceptions कि भाई ऐसा नहीं वैसा हो गया, वैसा नहीं ऐसा हो गया। वो सारी चीजों को आपको होमवर्क में, क्लास में नोट्स बनाएंगे, होमवर्क में जाके स्टिक ऑन्स पे लिखेंगे, राइटिंग पैड पे लिखेंगे और उसको जहां भी पढ़ते हैं वहां लगा लेंगे, ताकि दिन में एक बार रोज इसे दोहरा लिया, ताकि ये सारे एक्सेप्शन, सारी चीजें, सारे फैक्ट्स हमारे दिमाग में याद हो जाए, ठीक है। दिस इज द ओनली वे यू कैन रिमेम्बर, देयर इज नो अदर वे। तो जब बाद में एक्सेप्शंस आएंगे तो घबरा के मत पूछेगा मैम कैसे याद होंगी इतनी सारी चीजें, ऐसे ही याद होंगी। स्टिकॉन्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, सामने लिखो, चिपकाओ, बढ़ते चलो। वो जब याद हो जाएंगी फिर उसको फाड़ दो, फिर दूसरा लगा लो, ऐसे ही याद होंगे। समझ आई बात? तरीका समझ आया पढ़ना कैसे है सबको? यस मैम। अब चलते हैं सबसे फंडामेंटल पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। जो सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमें करना है बच्चे, वो है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। अब क्या है इसका पीछे का फंडा क्या है ये समझिए। देखिए मैं एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये है मेरा न्यूक्लियस और ये है मेरा एटम, लाइक दिस, ठीक है जी। एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे n=1 पे हैं, मतलब विच आर वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं दूर होते जा रहे हैं, करेक्ट, हाँ या ना? Yes, ma'am.
अब आप Yes, कोई ma'am. भी एक एटम कंसीडर करिए, चाहे सोडियम ले लीजिए या पोटेशियम ले लीजिए, कोई भी एटम कंसीडर करिए। न्यूक्लियस में क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इजंट इट? एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मेरे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, Z उसका एटॉमिक नंबर। अगर सोडियम है जैसे 11 होता है तो 11 प्रोटॉन है उसके अंदर, है ना, कोई भी। तो ये 11 के 11 प्रोटॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये, दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये सारे 11 के 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस पहले इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एकदम न्यूक्लियस के पास है, हाँ या ना? मतलब जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं ना अभी क्लास, यस मैम। जो हम लोग जैसे, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर, सच्चाई ये है मेरे जीवन की, मैं कभी भी फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठी हूँ अपनी क्लास में। आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर एंड आई बिलीव ऑन द फैक्ट दैट बैक बेंचर्स आर मोर इंटेलिजेंट। आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एक जनरलाइज नहीं है, बट मैं ऐसे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बैक बेंचर ही रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जैसे कोई बच्चा होता है जो आगे बैठता है, एकदम फ्रंट बैक पे बैठता है, तो उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं कि वो फ्रंट पे क्यों बैठता है। उसे लगता है कि भाई मैं ध्यान से सुनूं, या मेरे ऊपर सबका ध्यान रहे, या टीचर की आवाज मेरे तरफ पूरा प्रॉपरली पहुंचे, मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं और टीचर का ध्यान मेरी तरफ रहे। ऐसा ही होता है ना जनरली। और जब बहुत बड़े क्लासरूम्स होते हैं तो जनरली होता है ना, टीचर्स आगे के 2-3 बच्चों को देख के पढ़ा देती है सब कुछ, पीछे वाला क्या कर रहा है मतलब ही नहीं है, ऐसा होता है बिग क्लासरूम्स में, है ना। वही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मेरा सारा का सारा प्रोटॉन जो है वो जो प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बिकॉज ये पहला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है। बट जैसे जैसे मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंचूंगी, क्या ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज फील होगा, या क्या उसे ऐसा लगेगा कि सारे के सारे 11 प्रोटॉन मुझे अट्रैक्ट कर रहे? नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का चार्ज कैंसल आउट हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ हूँ टीचर और मेरे सामने बच्चे बैठे हैं बहुत सारे रोज में, तो मेरी आवाज आगे वाले बच्चे को तो पूरी पहुंच रही होगी क्योंकि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो जो लास्ट में बच्चा बैठा है तो हो सकता है ना उसे मेरी आवाज पूरी क्लियरली ना पहुंच रही हो, मेरी आवाज क्रैक होके पहुंच रही हो, बीच का बच्चा कुछ कुछ बोल रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा मैडम क्या बोल रही है, ऐसा होता है ना, हाँ या ना? यस मैम। सेम चीज है। Yes, ma'am. तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज फील करता है, बट जैसे ही मैं टुवर्ड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन जाती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है वो जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम हो जाता है, और जो कम वैल्यू होता है उसे बोला जाता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो मैंने जो बोला मैं उसे लिखवाती हूँ ताकि क्लियर हो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम experiences the complete nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रोटॉन का चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। बट द न्यूक्लियर चार्ज felt by the last electron is less than the actual nuclear charge। Actual nuclear charge because of inner line interelectronic repulsion। ये COZ मतलब बिकॉज, तो स्कूल में नहीं लिखना, मैंने अपने लिए जैसा लिखा है, बिकॉज ऑफ inner line electron repulsion that cancel out the nuclear charge a bit। तो एक्चुअली में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कुछ कम फील करेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस समथिंग हो जाएगा, और ये समथिंग वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं
ये न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजिंग? बिकॉज अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, यही है ना रीजन। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कम, जितना कम रिपल्शन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सीधी सी बात है, हाँ या ना? अगर बच्चे चुप बैठेंगे बीच वाले तो पीछे वाले बच्चे को भी आवाज आएगी, बीच वाले बच्चे चा चा पै करते रहेंगे तो पीछे वाले बच्चे को आवाज नहीं आएगी। अभी जो ये आपने जेफ लिखा है कि जेड अलग और एफ अलग, ई एफ अलग है? मतलब Z अलग है और EF है उसका सबस्क्रिप्ट टाइप है। ऐसे Z, ये EF है। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं वैसे। क्या मैम? कुछ नहीं। डन? समझ आया? मैम 2 मिनट। लिखो जी। डन? यस मैम। सोनाक्षी? मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलेंगे? किसको? क्या वापस से क्या किसको? इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको न्यूक्लियर। बोलेंगे? असली यस में मैम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे सपोज तूने लिया बेटा सोडियम का एटम, ठीक है? सोडियम के एटम के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 11 यस मैम। एटम ले रही हूँ, ठीक है? 11 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज पूरा पूरा, ये जो इलेक्ट्रॉन आगे बैठे हैं उसको पूरा 11 प्रोटॉन का चार्ज मिल रहा है। तो Z का वैल्यू तो 11 है, ठीक है? अब क्या हुआ, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3s1 का। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कुछ प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रोटॉन जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है वो मतलब जो अट्रैक्शन है, प्रोटॉन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल रिपेल अनदर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है इस अट्रैक्शन को काटेगा, ठीक है? तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन ने 2 प्रोटॉन के चार्जेस को कट कर दिया, ठीक? तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रोटॉन का चार्ज फील कर पा रहा है? 11 में से 2 गए, कितने बच्चे? 9। तो Z इफेक्टिव है इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनका चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील कर पा रहा है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पूरा का पूरा 11 प्रोटॉन का चार्ज नहीं जाएगा, बिकॉज बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन करेंगे जो कि प्रोटॉन का अट्रैक्शन को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। समझ आई बात? यस मैम। एक बार लैंग्वेज में लिख दीजिए। लैंग्वेज में क्या करूं, लिखवा दूं? यस मैम। लिख लो। तो एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। सपोज वी कंसीडर सोडियम एटम with number Z equals to 11. So in sodium atom, Na मतलब sodium atom, the first electron will feel the complete nuclear charge
will feel the complete nuclear charge of 11 protons. But if we talk about valence electron of sodium, let's assume due to electronic repulsion caused by inner electrons, two protons attractions are nullified. So the effective nuclear charge felt by the last electron would be would be 11 minus 2, that is 9. So Z effective is 9. Clear हुई? ठीक है जी. यस मैम. मैम तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एप्लीकेबल है. हाइड्रोजन पे तो Z इफेक्टिव हो, मतलब Z इफेक्टिव Z के बराबर होगा ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. यस मैम. है ना. और हीलियम में भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा हीलियम में, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में तो रिपल्शन हो सकती है ना. यस मैम. तो फॉर हाइड्रोजन Z इफेक्टिव वुड बी Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z, क्योंकि उसके लिए सिग्मा 0 होगा, बिकॉज इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना. हीलियम के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बगल वाला भी, अगर सपोज मैं आगे बैठी हूँ, मेरे साथ में भी बच्चा बैठा, बट वो मुझसे बात करेगा तो मुझे मैडम की बात कम सुनाई देगी ना. तो एक तो यस मैम. है ना, बट हीलियम के लिए तो वैलिड है. हाइड्रोजन के लिए सेम रहेगा सिग्मा. अच्छा मैम, हाँ बेटा. जैसे आपने बोला वो बच्चा आपसे बात करेगा, है ना. तो बच्चा अगर आपसे बात करेगा तो उसे भी तो मैम की बात सुनाई देगी. हाँ, तो अगर आप दोनों साथ साथ बैठोगे दोनों का Z इफेक्टिव सेम ही हुआ ना भाई. दो तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. मैं इसको तो पूरा मैं सोच रही हूँ कि पूरा सुनाई दे, पर पूरा सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अगर ये इसको बात करेगा तो Z इफेक्टिव Z से थोड़ा तो कम हो ही जाएगा. और सेम चीज इसके लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा. सेम रहेगी. ठीक है ना. यस. दोनों के लिए कम हो जाएगा, है ना. बट Yes, कम sir. होगा. कहने का मतलब ये है कि सिग्मा 0 नहीं होगा, सिग्मा कम होगा. फॉर हाइड्रोजन एटम तो सिग्मा 0 कर ही सकते हैं ना. हाइड्रोजन में तो एक ही है, तो उसके लिए तो सिग्मा 0 ही कर सकते हैं. मैम आप थोड़ा सा ऊपर से डायल कर दो. हाँ जी, दिख रहा है ऐसे. यस मैम. ठीक है जी. क्लियर. यस मैम. चलिए, तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं. अगली क्लास में स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और डिस्कस करेंगे, और फर्दर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे. मैम थोड़ा सा पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला थोड़ा सा बता दोगे? बेटा अभी क्यों बताऊंगी, जब क्लास में तो सबको बताऊंगी ना. अच्छा, मतलब वो अलग से. बच्चा अलग है ना, अभी बच्चा है ना, पेनिट्रेशन अभी आया ही नहीं है. हाँ, ओके. ठीक है. मैं फिर लिख कर दे. हाँ बेटा. हाँ जी बिल्कुल लिख लिया. अच्छा. ओके. ये मैं बता दूं, सबने लिख लिया. Yes, ma'am. ओके, टाटा, बाय बाय. थैंक यू मैम. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय.